अभिनंदन। सर्वप्रथम शहर समता मंच के सभी पदाधिकारियों की मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज मैं इस मंच के माध्यम से अपनी कविता पाठ कर सकूँ। तो कविता पाठ आरंभ करने के पहले थोड़ी सा माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, मुझ पर ये उपकार करो। हो सफल प्रथम आयोजन मेरा, वरद हस्त प्रदान करो, वरद हस्त प्रदान करो। माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लिया है और उम्मीद करती हूँ कि माँ सरस्वती पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारा साथ देंगी, हम सबको आशीर्वाद देंगी। तो मेरा आज का कविता पाठ का विषय है नारी। हालांकि नारी बहुत ही सामान्य विषय है और बहुत सारे लोगों ने नारी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी सामान्य होने के बावजूद नारी एक ऐसा विषय है कि जिसपे कितना भी लिखा जाए शब्दों और भावों की कोई कमी नहीं रहती है। तो आज मैं भी अपने कुछ शब्द, अपने भाव नारी के लिए लेके आई हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएंगे। पसंद आए, मेरा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। तो सुमन दीदी का बहुत बहुत आभार। शहर समता मंच के सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आरंभ करती हूँ। मेरी पहली कविता है मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ, हर चीज संभाल कर रखती हूँ, सुई धागे से लेके हर रिश्ते का ख्याल रखती हूँ। मैं नारी हूँ, हर चीज संभाल कर रखती हूँ। मोजे नहीं मिल रहे या घड़ी उड़ गई, पेंसिल हो गई छोटी या कॉपी फट गई, बच्चे से बूढ़े सबका ध्यान रखती हूँ। मैं नारी हूँ, हर चीज संभाल कर रखती हूँ। राशन खत्म है या बिल नहीं भरा, दांत में दर्द है या घुटना अकड़ गया, सेहत की सबकी मैं ख्याल रखती हूँ। मैं नारी हूँ, हर चीज का ख्याल रखती हूँ। बरसों बाद भी याद रहता है मुझे, कहाँ रखा था कपड़ा या पैसे कहाँ पड़े। रंगों से हर डब्बे की पहचान रखती हूँ। मैं नारी हूँ, हर चीज संभाल कर रखती हूँ। किसने मुझको कब बोला था कड़वा, किसके शब्दों ने कानों में रस घोला। गृहस्थी के कड़वे घूंटों को हलक में उतार लेती हूँ। मैं नारी हूँ, हर चीज संभाल कर रखती हूँ। न जाने किन चीजों को जेहन में दबा रखा है, हजारों की लिस्ट से भी उसको छांट लेती हूँ। मैं नारी हूँ, हर चीज संभाल कर रखती हूँ। पर न जाने फिर भी एक चीज न संभल पाई, न जाने फिर भी एक चीज न संभल पाई। क्या है मेरा वजूद ये पहचान न रख पाई। किसी की बहू, पत्नी और माँ, इतने ही नामों से खुद को जान पाई। फिर भी हर बात में खुशियाँ निकाल लेती हूँ। मैं नारी हूँ, हर चीज संभाल कर रखती हूँ। ये दूसरी कविता है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है और इस कविता में जो कुछ भी है, आज के माहौल में शायद वो चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन हम लोग का समय था या 30-40 साल पहले का जो माहौल था वो अलग था। अलग इस मायने में कि
बेटी को हमेशा पराया धन, पराए घर की पराई अमानत यही समझ के पाला पोसा जाता था और उसी के हिसाब से उसको शिक्षाएं दी जाती थी। तो ऐसी ही शिक्षाएं मुझे भी मिली और हो सकता है हम लोग की उम्र की हर औरत को मिली हो। आजकल का माहौल बदल गया है। आजकल बेटियों को ससुराल जाते समय इतनी शिक्षाएं नहीं, शायद। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है पराया धन। डोली में बैठाते पल माँ ने कहा, ध्यान रहे, अर्थी तेरी पति के घर से उठेगी। कुछ न बोली, क्योंकि बचपन से यही सुना था, बेटी तो पराया धन है। कितनी ही तमन्नाएं दबा दी उसकी, ये कहकर, बेटी नाक बचा कर रखना, बेटी नाक बचा कर रखना। हर इच्छा, हर तमन्ना पति के घर पूरी करना। पति के घर यही सुनने मिला, बस बहुत हुआ, ये तेरा मायका नहीं है। दो आंसू चुपचाप गले के नीचे हो गए। यही तो होता आया है सदियों से, यही तो होता आया है सदियों से। कहाँ थे जनक जब बार बार देनी पड़ी सीता को अग्नि परीक्षा। कहाँ थे द्रुपद जब होता रहा द्रौपदी का चीरहरण। 5-5 पतियों के सामने नहीं बोले वो, क्योंकि बेटी तो पराया धन है और पराए धन को देखना भी पाप। आज भी हर नारी की यही तो व्यथा है, 2-2 घर होते हुए भी वो है एक के लिए पराया धन और दूजे के लिए पराए घर की बेटी। एक के लिए पराया धन और दूजे के लिए पराए घर की बेटी। देखिए, नारी बहुत कोमल होती है दिल से, लेकिन साथ ही साथ सहनशीलता में वो पुरुष से बहुत आगे होती है, बहुत आगे होती है। और विवाह के पश्चात उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है, मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, बस ये सलामत रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उनकी खुशी के लिए वो व्रत रखती है। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है व्रत। कभी पति, कभी पुत्र के लिए, कभी पूरे परिवार के लिए, कभी भूखी और प्यासी, कभी रातों को जागी, जाने क्या क्या करती है अपने घर की खुशी के लिए। कभी अस्ताचल सूर्य तो कभी उदीयमान, कभी सितारे तो कभी चंद्रमा, पत्थर और वृक्ष, पशु कभी पक्षी, जाने किसको किसको पूजती है अपने अपनों की सलामती के लिए। कभी बिन नमक के, कभी बिन जल के, कभी खास किस्म के कंदमूल फल से, जाने क्या क्या खाकर क्षुधा अपनी मिटाती है अपने पति बच्चों की उम्र के लिए। पर उसके परिवार में क्या उसकी किसी को जरूरत नहीं? वो भी खुश रहे, क्या किसी की चाहत नहीं? क्यों, आखिर क्यों नहीं करता कोई सिर्फ एक व्रत उसके लिए? उसकी भी ख्वाहिश है छोटी सी, कोई तो करे सिर्फ एक व्रत उसके लिए। सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका उत्साहवर्धन
मुझे लगातार मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरी उतर रही हूँ। तो आगे थोड़ा सा हटती हूँ, नारी के विषय से थोड़ा सा हटती हूँ और आती हूँ जिंदगी पे। ये हमारी आपकी एक सामान्य जिंदगी है, हमारी आपकी एक सामान्य जिंदगी है, बस उसी पे है। जिंदगी सरपट भाग रही है पटरियों पर रेल की तरह। खिड़की से देख रहे हैं हम छूटे हुए मंजरों को। कभी गुजरे लहलहाते खेत खुशनुमा पलों की तरह, कभी सूखी रेत दुख के क्षणों की तरह। आते जाते रहे मुसाफिर अनजान रिश्ते बनकर। किसी ने मुंह फेर लिया बेगानों की तरह, कोई मुस्कुरा दिया अपना सा बनकर। कर्मों की पोटली है संग सबकी अपनी अपनी, मंजिलों के इंतजार में बेसब्र है सब। छूटते रहे साथ यूं जो सफर आगे बढ़ा, एक पीछे छूटा तो दूसरा चढ़ा। न जाने कितने ठहराव आते रहे सफर में, मगर जिंदगी भी भागती रही अपनी रौ में। हर किसी का मुकाम आएगा कभी न कभी, मिलते बिछुड़ते रहेंगे हम बस यूं। चलिए, जिंदगी की बात हो गई, अब फिर से आते हैं नारी पे। और एक बार फिर ये कविता मेरे दिल के करीब है, वो इस मायने में कि औरत शादी का चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो गया हो, चाहे 10 साल हो गया हो, लेकिन एक चीज के लिए वो हमेशा अपनी पति की इजाजत के मोहताज होती है, और वो होती है मायके जाना। मायके जाने के लिए उसको हमेशा पति की इजाजत लेनी पड़ती है। तो बस उसी पे है अगली कुछ लाइनें। और कब तक, मेरी अगली कविता है कब तक। कितनी सरलता से जारी कर देते हो फरमान, नहीं जाना आज माँ से मिलने, या जाती हो तो जल्दी आ जाना। अरे कितने दिन ही हुए हैं अभी, मायके गए हुए कितने दिन ही हुए हैं अभी। यही सुनने मिलता है ना अक्सर सबको। जाती हो तो जल्दी आ जाना, कितने दिन ही हुए अभी। क्या तुमसे ब्याह कर मैं इतनी मजबूर हो गई कि अपनी माँ से मिलने को भी तुम्हारे चेहरों की भावों की मोहताज हो गई। एक मंगल सूत्र ने यूं तो दे दिए हैं कितने ही अधिकार। एक मंगल सूत्र ने यूं तो दे दिए हैं कितने ही अधिकार, मगर साथ ही छीन लिया मुझसे मेरा छोटा सा हक, हक अपनी माँ से मिलने का। देखती हूँ जब तुम्हें अपनी माँ से अपना सुख दुख बांटते हुए, हस्बैंड और सास हमेशा बातें करते हैं ना। देखती हूँ जब तुम्हें अपनी माँ से अपना सुख दुख बांटते, सच कहूँ ईर्ष्या की अग्नि में जल उठता है मेरा मन। मेरे दिल में भी तो जलती बुझती हैं चिंगारियां, मगर दब जाती हैं सब जिम्मेदारियों तले। नहीं कह सकती हूँ तुम्हें वो सब, मैं नहीं कह सकती हूँ तुम्हें वो सब, जो साझा करती हूँ सिर्फ अपनी माँ से, जो साझा करती हूँ सिर्फ अपनी माँ से। जाने कब
कब समझोगे तुम, जाने कब लौटाओगे हक मेरा, बेझिझक अपनी माँ से मिलने का, बिना पूछे तुमसे हक मेरी माँ से मिलने का। चलिए, अब मेरी अगली कविता है एक यात्रा कोने से कोने तक। और देखिए, ये हम सबके साथ ही होता है कि बचपन से लेके बड़े हुए, शादी हुई, फिर बच्चों की शादियां हुई, तो जो हमारी गृहस्थी का दायरा है उसी हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, और साथ में घटते बढ़ते हैं हमारे अधिकार भी। तो हमारी अगली कविता है एक यात्रा कोने से कोने तक। कोने से शुरू हुई यात्रा कोने पे ही खत्म होती है। अब वो कोना चाहे एक छोटा सा कमरा ही क्यों ना हो, बस दुनिया गोल ही है सच में, तभी तो इंसान की यात्रा एक कोने से शुरू होकर कोने में ही खत्म हो जाती है। याद है मुझको बचपन में माँ ने एक कोना दिया था, अपनी किताबें, अपने खिलौने रखने के लिए। तब वो बन गया था मेरी पूरी दुनिया। थोड़ा बड़ी हुई, कोने का दायरा भी बढ़ा, शादी हुई, मेरी दुनिया का विस्तार एक कमरे में हुआ। समय बदला, कुछ और विस्तृत हुआ दायरा मेरा, अब पूरा घर ही थी दुनिया मेरी। वक्त बदला, सत्ता बदल गई, वक्त बदला, सत्ता बदल गई, दुनिया मेरी फिर एक कमरे में सिमट गई। फिर बढ़ी संख्या सत्ता में भागीदारों की, फिर बढ़ी संख्या सत्ता में भागीदारों की, और साथ ही कुछ और सिमटा दायरा मेरा। कोने से शुरू सफर कोने में खत्म हुआ। आज तन्हाई में यही सोचती हूँ, किस गति से बदलते हैं अधिकार हमारे, और हम आत्मसात करते हैं खुशी खुशी एक दस्तूर की तरह। दायरा बदलता है, अधिकार बदलता है, और हम कोई विरोध नहीं करते हैं। हम खुशी खुशी उस परिवर्तन को आत्मसात भी करते हैं कि हाँ, ये तो समय की मांग है, समय के हिसाब से ये तो होना ही था। हम आत्मसात करते हैं खुशी खुशी एक दस्तूर की तरह, घूम लेते हैं पूरी दुनिया, और खत्म होती है यात्रा कोने से कोने तक की। चलिए, मेरा नारी का सफर खत्म हुआ। अब बात करते हैं थोड़ी सी बच्चों की। धन्यवाद सुमन दीदी एंड धन्यवाद रेखा ऑल्सो। बात करते हैं बच्चों की। बच्चे आजकल के बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए। आजकल के बच्चे समय से आगे की सोचते हैं और हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, महसूस करते हैं। तो कुछ बच्चों की मानसिकता, बच्चों के साथ हुए अनुभवों को मैंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, शायद पसंद आए आपको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाते समय एक मासूम ने प्रश्न किया, मैडम ऐसे पाठ क्यों पढ़ाती हो जो पुस्तकों में तो है मगर जीवन में नहीं। आंखों में विस्मय और प्रश्न भरकर मैंने जब उसको देखा तो बोला, हाँ मैडम, आपने अवश्य देखे होंगे सितारों को ट्विंकल करते, हमें तो सिर्फ धुंध और धुआं नजर आता है, और तो और
सितारों की तो बात ही छोड़िए, चांद भी मध्यम नजर आता है। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम सबकी जिम्मेदारी है अपने पर्यावरण को शुद्ध स्वच्छ रखने की। और शायद इस बच्चे के माध्यम से मैंने ये वेदना भी बता दी है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को चांद भी नजर ना आए। सितारे तो धुंधले अभी से नजर आते हैं, हम लोगों ने तो बहुत चमकते हुए सितारे देखे हैं रातों में। कहीं ऐसा न हो कि हमारे आने वाली पीढ़ी को चांद भी मध्यम नजर आए। तो विश्व पर्यावरण दिवस पे एक छोटा सा संदेश अपने पर्यावरण को साफ रखने का। देखा होगा तुमने सितारों को ट्विंकल करते, हमें तो चांद भी मध्यम ही नजर आता है। और हाँ, आपने देखे होंगे जंगल खेत बगीचे, हमें तो बरगद भी गमलों में नजर आता है। जब जगह की कमी हो जाएगी तो पौधे गमलों में लगाए जाएंगे। और देखिए, बॉन्साई का चलन भी बढ़ता जा रहा है। आपने देखे होंगे जंगल खेत बगीचे, हमें तो बरगद भी गमलों में नजर आता है। बात करें अगर नदियां ताल तालाबों की, पानी भी हमें बोतलों में मिलता है। उसके प्रश्नों का कुछ उत्तर देती कि घंटी बज गई और साथ ही बदल गई मेरी कक्षा भी। नैतिक शिक्षा की पुस्तक खुलवाई ही थी कि उधर से एक प्रश्न हवा में तैरा, मैडम आप तो कहती हैं सदा सच बोलो, फिर आप क्यों झूठ बोलती हो? मैं थोड़ा घबराई, फिर संभल कर उससे पूछा, बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगा? थोड़ा मुस्कुराकर, थोड़ा घबराकर वो बोला, मैडम अभी कल ही तो पीटीएम में आपने कहा था मम्मी पापा से, आपका बच्चा तो बहुत शांत है, पढ़ाई में भी मन लगाता है, मगर ये तो मैं भी जानता हूँ और आप भी, पढ़ाते समय सबसे ज्यादा ध्यान कोई बटाता है वो मैं ही हूँ। आपके प्रश्न पूछने पर सबसे कम जो हाथ उठाता है वो मैं ही तो हूँ। क्या कहती उससे, क्या कहती उससे कि पेट के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, नौकरी बचानी है, परिवार के लिए नैतिक मूल्यों का हनन करना पड़ता है। अपने अंतर्द्वंद से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि एक और प्रश्न तीर की तरह आया और सच में मेरे अंतर मन को चीर गया। बच्चा बोला, मैडम आप कहती हो बड़ों का आदर करो, मगर कल मैथ्स वाली टीचर से आपको कहते सुना, बहुत परेशान कर रखा है बुढ़िया ने, सोचती हूँ नौकरी बदल। और हाँ, अब ध्यान दीजिएगा आगे की पंक्तियों पे। और हाँ, माँ भी कहती है पापा से अक्सर, जीना हराम कर रखा है बुढ़े ने, अपने भाई के यहाँ क्यों नहीं भेज देते? मैडम क्या बुजुर्ग होने पर सबका नाम बदल जाता है? सबका एक ही नाम बुढ़ा और बुढ़िया हो जाता है। अनुत्तरित, विस्मित, दुखी, मैं खुद इन सवालों में उलझ गई। किस्मत अच्छी थी मेरी कि फिर से घंटी बज गई। सच ही तो पूछा था इन बच्चों ने, जो पाठ पुस्तकों में है वो जीवन में क्यों नहीं? जो पाठ पुस्तकों में है वो जीवन में क्यों नहीं? तो उम्मीद है मेरी ये काव्य पाठ आप सबको पसंद आया होगा और सुमन जी का लगातार मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। बस एक आखिरी कविता है, समय भी अब आगे बढ़ता जा रहा है।
और ये कविता है कविता का जन्म। कविता कैसे जन्म होती है, कविता का जन्म कहाँ, किन मनोभावों से, किन परिस्थितियों से होता है, बस उसी पर। भावना और शब्द का उड़ के आगोश में जब होता है मिलन, लेखनी की कोख से जन्म लेती है कविता। 9 मास के इंतजार में पीड़ा की मुस्कान से गूंजती है किलकारी, ममता की गोद में जन्म लेती है कविता। बसंती रुत में लहराते आंचल में उंगली कोई फंसती है, सरसों के खेत में जन्म लेती है कविता। चांदनी रात में चकोर के इंतजार में चातक की पुकार पर विह्वल मन में जन्म लेती है कविता। सीमा के प्रहरी का शत्रु की आंखों से जब होता है सामना, राष्ट्र प्रेम की धूल से जन्म लेती है कविता। प्रहरी के रक्त का सुहागन के सिंदूर से जब होता है मिलन, वेदना की सरिता से जन्म लेती है कविता। मन में जब विभिन्न तरह के भाव उठते हैं, चाहे वो प्रेम के हो, चाहे विरह के हो, वात्सल्य के हो, चाहे वात्सल्य के हो, देश प्रेम के हो, तो मन में अपने आप ही कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ आने लगती हैं और शायद यहीं से कविता का जन्म होता है। तो अब मैं मेरे एक बार फिर से शेयर समता मंच के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में मेरे सभी श्रोताओं, दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य समय से मुझे आज समय दिया और लगातार मेरा उत्साहवर्धन किया। उम्मीद है आपकी अपेक्षाओं पे खरी उतरी होंगी, आप सबको निराश नहीं किया होगा। तो इसी के साथ मैं कविता पाठ का समापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।